पिछले कुछ दिनों से नक्सलवाद का मामला पूरे देश में बहुत चर्चा में है, क्योंकि नक्सलियों की दो चीज़ सबसे ज़्यादा सामने आ रही है। पहला पत्र और दूसरा आत्मसमर्पण। नक्सलियों ने जितना इस साल आत्मसमर्पण किया है उतना पहले कभी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े बड़े नक्सली समर्पण कर रहे हैं, तेलंगाना में नक्सली समर्पण कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल इस समर्पण में जो आ रहा है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में कैडरों की संख्या तो ज़्यादा है आत्मसमर्पण के लिए, लेकिन बड़े कैडर के जो नक्सली हैं वो छत्तीसगढ़ में समर्पण न करके तेलंगाना में समर्पण कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल सबके दिमाग में आ रहा है। इसी सवाल के जवाब देने के लिए हमारे पास हैं संजय ठाकुर। नमस्कार, मैं सूर्यांश गौरव और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। संजय भैया, आज हमारे पास दो बहुत बड़ी खबरें नक्सलवाद से जुड़ी हुई। पहली, जेल तोड़कर भागने वाला जो एक बड़ा नक्सली था जिसने छत्तीसगढ़ में 44 सालों तक काम किया, वो तेलंगाना में जाकर सरेंडर किया है। नाम उसका रूबेन। और दूसरी खबर जो अभी आई है सामने वो ये है कि तेलंगाना में सिंगरेनी लेबर फेडरेशन जो नक्सलियों का हुआ करता था, उसने एक शांति वार्ता का समर्थन कर दिया है, जबकि तेलंगाना स्टेट कमेटी ने कहा था कि हम युद्ध जारी रखेंगे। ऐसे में ये दो बड़ी खबरें हैं जिस पे आज चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं रूबेन की। रूबेन जिसने कल तेलंगाना में समर्पण किया, ये कितना बड़ा नक्सली है और इसके आत्मसमर्पण से क्या प्रभाव पड़ेगा नक्सल संगठन पर और जवानों के लिए कितना बड़ा फायदा होने वाला है, इस पर संजय भैया मैं आपकी राय चाहूँगा। बिल्कुल सूर्यांश, देखिए, भले ही जो नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई है वो बस्तर में जारी है, लेकिन सभी की नज़र तेलंगाना पे इसलिए है क्योंकि फिलहाल तेलंगाना के ही नक्सली जो है वो पूरे देश में नक्सल संगठन को चला रहे हैं। खास तौर पे नॉर्थ तेलंगाना के 3 जिले खम्मम, वारंगल और करीमनगर, ये 3 ऐसे जिले हैं जहाँ के निकले नक्सली लगभग 70% बड़े पदों पे नक्सल संगठन में काबिज हैं। ऐसे में तेलंगाना की समिति जो भी फैसला लेती है उसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जो अभी हमने एक खबर आपने बताई और इस खबर को कुछ देर हम ब्रेक करेंगे कि बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही नक्सलियों के सिंगरेनी लेबर फेडरेशन, वहाँ एक नक्सलियों का दलम है। दरअसल सिंगरेनी जो है ये कोल फील्ड है और यहाँ नक्सलियों ने एक लंबे समय में एक बहुत ही मजबूत अपना कोल लेबर फेडरेशन कहते हैं, इसे साल 2000 के करीब सरकार ने बैन कर दिया था। लेकिन ये नक्सलियों का मजबूत दल है। ये लड़ाई के लिहाज से भी, दूसरा वसूली के लिहाज से भी, क्योंकि ये जो कोल फील्ड था यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में पैसों की वसूली जो है ये दल करता था। ऐसे में उसने अब सीधे तौर पे लेटर लिख के कहा है कि हम भी कॉमरेड वेणुगोपाल राव के उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं जिसमें उसने कहा है कि हम शांति वार्ता चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मुंडा रूबेन की बात करते हैं। मुंडा रूबेन एक ऐसा नक्सली जो बीते 44 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय था। नक्सल संगठन में सक्रिय रहते हुए उसने बस्तर में 30 सैनिक जवानों की हत्या की और जगदलपुर में एक बहुत फेमस जेल ब्रेक हुआ। जगदलपुर जो कि संभाग मुख्यालय है बस्तर का, यहाँ की जेल जो है उसे 1-2 बार ही तोड़ा गया है या उससे कैदी फरार हो पाए हैं। उसमें एक बहुत फेमस जेल ब्रेक था 1991 का। मुंडा रूबेन उस जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड था। तो आज मुंडा रूबेन के बारे में बात करते हैं और साथ ही जो इनका लेटर आया है उस दोनों के बारे में बात करते हैं। तो मुंडा रूबेन कौन है मैं ये बता देता हूँ आपको। मुंडा रूबेन जो कि बस्तर में नक्सल संगठन में रहते हुए दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर बना, यानी कि बस्तर में नक्सल संगठन के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचा। 44 सालों से ये नक्सल संगठन में सक्रिय था। नक्सल संगठन में सक्रिय रहने की इसकी जो पूरी कहानी है पुलिस ने उसे जारी किया। पुलिस ने बताया कि 1989 में 1979 में ये वारंगल के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में मेस, जो हॉस्टल की मेस होती है, ये उसमें काम करता था। इसी दौरान वो रेडिकल स्टूडेंट यूनियन के संपर्क में आया। ये कॉलेज महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी वारंगल किसी कॉलेज में कौन पढ़ता था? वहाँ पढ़ता था नंबाला केशव राव, यानी कि नक्सलियों का वो महासचिव जो बीते 21 मई 2025 को अबूझमाड़ में मारा गया, यानी कि देश का सबसे बड़ा नक्सली। तो नंबाला केशव राव के ही कहने पर 1981 में, यानी 2 सालों बाद, ये अंडरग्राउंड हो गया और इसके बाद लगातार ये अलग अलग जगहों पे सक्रिय रहा। 1981 से 1986 तक ये नेशनल पार्क इलाके में सक्रिय रहा, यानी कि बीजापुर जिले का इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका, इस इलाके में सक्रिय रहा। इसके बाद इसे कोंटा भेज दिया गया। कोंटा जो कि सुकमा का अंतिम छोर है, यहाँ रहते हुए ये दलम मेंबर के तौर पर इसने काम किया। इसके अलावा ये लगातार नक्सल संगठन में बेहतर काम करने के चलते इसे एरिया कमेटी मेंबर प्रमोट कर दिया गया। 1988 में एक बहुत बड़ा नक्सली हमला होता है। ये हमला होता है गोलापल्ली मराईगुड़ा में।
जिसे गोलापल्ली मरेगुड़ा एम्बुश कहा जाता है, इसमें 20 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में इसका जो है मुख्य किरदार था। इस हमले के बाद जवानों के हथियार नक्सली लूट कर ले गए थे। इसके बाद 1987 में इसे एरिया कमेटी मेंबर प्रमोट किया गया। 1990 में ये रमन्ना के संपर्क में आया। रमन्ना जो कि DKSZC का सेक्रेटरी था और इसके साथ इसने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। इसी दौरान 1988 में इसने एक और हमले में मतलब भाग लिया। येटी गट्टू का ये हमला था जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे। तो फिलहाल ये कुछ बड़े हमले हैं जिसमें सीधे तौर पे इसने पार्टिसिपेट किया है। तो सूर्यांश ये एक बड़ा नक्सली है क्योंकि इसने 44 साल नक्सल संगठन में बिताए थे और अब इसने समर्पण किया है। तो इसमें एक बात जो गौर करने वाली ये है कि इसने लगातार बस्तर में रहते हुए कई घटनाओं को अंजाम दिया। बस्तर में सैकड़ों नक्सलियों को, सैकड़ों आदिवासियों को नक्सल संगठन में शामिल किया, लेकिन आज वो अपने गांव वापस लौट गया है। लेकिन वो ग्रामीण जो इसके इन्फ्लुएंस में आकर आज बंदूक लेके जंगलों में घूम रहे हैं, वो आज भी बस्तर के जंगलों में भटक रहे हैं। सूर्यांश भैया मेरा यही सवाल है कि इसने पूरी ज़िंदगी अपनी बस्तर के जंगलों में खपा दी, बस्तर में लाल आतंक का बीज बोया, बस्तर में इसने जो है कि बहुत हिंसा की, जवानों की शहादत में शामिल रहा, निर्दोष ग्रामीणों की हत्या में शामिल रहा, न जाने कितने आदिवासियों को बहला फुसला कर बरगला कर इसने जो नक्सल संगठन में शामिल किया। पूरा जीवन बस्तर में बीता, लेकिन इसने सरेंडर किया तेलंगाना में जाकर। और यही एक बड़ा सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों, ये छत्तीसगढ़ में ना सरेंडर करके तेलंगाना में जाकर क्यों सरेंडर कर रहा है? क्योंकि इसके पहले सुजाता को भी हमने देखा कि वो पूरी जिंदगी उसने जो है बस्तर में गुजारी, छत्तीसगढ़ में रही, लेकिन सरेंडर किया जाके तेलंगाना में डीजीपी के सामने। वो बात जो सारे बड़े नक्सलियों के साथ कॉमन है वो यही है कि ये भी तेलंगाना के हनुमनकुंडा जिले का रहने वाला है। क्योंकि इसने भले ही बस्तर में घटनाओं में शामिल रहा, बस्तर में आके इसने काम किया। हुआ ये था सूर्यांश कि तेलंगाना में जब नक्सल संगठन बहुत, क्योंकि उस समय तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे, तेलंगाना अलग से राज्य नहीं बना था, जब वहाँ पृथक तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था, उस दौरान जितने भी नक्सली है, चाहे हम गणपति से लेके सारे पुलिस ब्यूरो मेंबर्स की बात करें, इकलौता नंबला केशव राव एक ऐसा नक्सली था जो आंध्र प्रदेश से आता था, लेकिन बाकी सारे नक्सली जो है वो तेलंगाना के थे। और ये सारे लोग जब नक्सल संगठन को वहाँ आगे बढ़ा रहे थे तो इनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इनके पास आर्म्ड कैडर नहीं था, इनके पास वो लड़ाके नहीं थे जो पुलिस से जाकर आमने सामने की लड़ाई कर पाएँ। और इन्हीं लड़ाकों की तलाश में 1980 के समय ये दाखिल होते हैं बस्तर में। 1980 के आसपास बस्तर में दाखिल होने के बाद यहाँ के आदिवासियों को इन्होंने अपने आर्म्ड कैडर के तौर पर खड़ा किया। और यही वजह है कि आज आपको एक बात कॉमन नज़र आएगी, देश के किसी भी कोने में यदि कोई नक्सली मरता है तो उसके साथ उसकी सुरक्षा में जो नक्सली तैनात होते हैं उनका बस्तर से, खास तौर पे बीजापुर या सुकमा से कोई ना कोई नाता जरूर होगा, यानी कि वो यहाँ के रहने वाले होंगे। ऐसे में नक्सलियों ने अपने आर्म्ड कैडर के तौर पर इन बस्तर के आदिवासियों को तैयार किया, खड़ा किया। इनके दम पे इन्होंने यहाँ बड़े हमले किए। लेकिन अब जब इन्हें वापस अपना पुनर्वास चाहिए, इन्हें जब वापस मुख्यधारा में लौटना है, तो ये वापस अपने गृहग्राम लौट जाते हैं। और वहाँ देखिए, वहाँ एक बहुत खास बात ये है, करीमनगर जो कि नक्सलियों का ऐसा मान के चलिए कि सबसे बड़ा ऐसा जोन है जहाँ सबसे बड़े नक्सली निकले। गणपति से लेके बहुत बड़े बड़े नक्सली, चाहे हम बड़े गोपाल राव की बात करें, किशन जी की बात करें, सभी करीमनगर जिले से निकले। लेकिन वहाँ का वोटिंग परसेंटेज जो है वो 80+ रहता है, यानी 80% से ज़्यादा लोग जो है वहाँ वोट देते हैं। वो नक्सली जो लोकतंत्र के सबसे बड़े विरोधी हैं, उन्हीं के गृह जिले में बड़ी संख्या में लोग वोट देते हैं। तो ये नक्सलियों का दोहरा चरित्र है जो समय समय पे बाहर आते रहता है। सूर्यांश बिल्कुल सही कहा भैया आपने। दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई। पहला कि जब कोई बड़े कैडर का नक्सली मारा जाता है तो उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं या छोटे कैडर के जो नक्सली उस दौरान रहते हैं, उसमें बीजापुर के गंगालूर एरिया का कोई मिलता है या तो फिर सुकमा या नारायणपुर का मिलता है। दूसरी बात जो आपने बहुत की इम्पॉर्टेंट बताई वो ये है कि जहाँ से नक्सली आते हैं, जहाँ से इस पूरे नक्सलवाद का वृक्ष पला बढ़ा है, वहीं पे वोटिंग अच्छी होती है, जबकि अबूझमाड़ और बस्तर के जो इलाके वहाँ पे वोटिंग नहीं होने देते हैं। भैया एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अब तो इसने सरेंडर कर दिया तेलंगाना में जाके, इसके सरेंडर के बाद जो छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद है उस पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है अगर ये जो है रूबेन ये सरेंडर कर दिया है जाके तेलंगाना में? तो देखिए, मुंडा रूबेन के समर्पण से छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये उस दौर के नक्सलियों में शामिल है
जिन्होंने पहली बार जब बस्तर में नक्सलवाद दाखिल होता है, जब पहली बार जो कोसा बीते दिनों मारा गया, उसके साथ जो कुछ नक्सली यहाँ बस्तर पहुँचे थे पहली बार, लगभग ऐसा माना जाता है कि 7 नक्सलियों की संख्या का 7 दल था, यानी कुल 49 नक्सली थे जो पहली बार बस्तर में दाखिल हुए थे, बस्तर और गढ़चिरौली के इलाके में, और यहाँ इन्होंने आकर नक्सल संगठन को खड़े किया था। तो मुंडा रूबेन भी उनमें से एक था जो कि तेलंगाना से छत्तीसगढ़ में या बस्तर में दाखिल हुआ था। तो ऐसे में जो आज हम बस्तर में देखते हैं कि बटालियन नंबर 1 है, हिड़मा देवा जैसे बड़े नक्सली हैं, ये वो सारे नक्सली हैं जिन्होंने मुंडा रूबेन के साथ सीधे तौर पे काम किया है। ऐसे में आज जब वो देखते हैं कि हमारा इतना बड़ा एक नक्सली जो कमांडर था वो सरेंडर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे कैडर के नक्सली हैं, इनके मन में ये बात जरूर आएगी कि क्या हम एक गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और तब ये बात ज़्यादा उनके मन में आएगी जब वो लगातार देखते हैं कि उनका सबसे बड़ा नक्सली पोलित ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल राव ये लिखता है कि हाँ, हमने बीते सालों में गलती की है और हमें हथियार डाल देने चाहिए। तो इसके बारे में लेकिन कुछ और बातें ज़रूरी है। मैंने जगदलपुर जेल ब्रेक की बात की थी, तो हमें इस बारे में बात करना चाहिए। अच्छा, एक और बात, इसने तारलागुड़ा जो पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ था, ये उसमें भी शामिल था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमला था। नक्सलियों ने इस रमन्ना के साथ, भैया सही कहा आपने, भैया सही कहा आपने, रमन्ना के साथ, जो कि बहुत बड़ा नक्सली है, हिड़मा से भी बड़ा नक्सली। बिल्कुल। और इसने तारलागुड़ा हमले में भी पार्टिसिपेट किया था, और इस हमले पे कभी हम एक अलग से वीडियो स्टोरी करेंगे। हुआ लेकिन ये कि 1991 में जब इसकी तबीयत खराब थी तो ये कुट्टागुड़म गया था इलाज करने। जब कुट्टागुड़म ये पहुंचा तो यहाँ पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस ने गिरफ्तार कर इसे जगदलपुर जेल भेज दिया। जगदलपुर जेल की मैं कुछ तस्वीरें जो हैं वो इस वीडियो के साथ भेज दूंगा ताकि वो आप देख पाएँ। जगदलपुर जेल जो है संभाग की सबसे प्रमुख जेल है और यहाँ की सुरक्षा काफ़ी तगड़ी होती है। लेकिन यहाँ इसने सिर्फ 1 साल बिताया, और इसके बाद अशोक, राजन्ना और नंदू अपने साथियों के साथ इसने भागने का प्लान बनाया। इसने छत को काटा, छत काटने के बाद वहाँ की टाइल्स निकाली और टॉवेल और बेडशीट से रस्सी बनाकर ये जेल की दीवार फांद कर भाग गया, और इसके बाद ये कभी भी पकड़ में नहीं आया। तो 1992 में जेल से भागने के बाद ये फिर से कोंटादलम पहुंच जाता है, वहाँ फिर नक्सल संगठन में शामिल हो जाता है। इसके बाद इसे कोंटादलम से केसकाल भेज दिया जाता है, यानी कि दक्षिण बस्तर से इसे उत्तर बस्तर कांकेर भेज दिया जाता है, कांकेर के पास, जहाँ ये नॉर्थ बस्तर डीवीसी में शामिल होता है और अबुझमाड़ इलाके में काम करता है। इसके बाद ये फिर से 1999 में रमन्ना के साथ एक बार फिर से बीजापुर इलाके में पहुंचता है और वहाँ ये काम करना शुरू करता है। इस दौरान ये बात हमें गौर करनी चाहिए कि ये गोपन्ना, गगन्ना जैसे बड़े नक्सलियों के साथ भी ये लगातार संपर्क में रहता है, यानी कि इसका कद उस समय संगठन में बहुत बड़ा था। 2005 में इसे डीवीसी मेंबर प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन इसकी क्योंकि तबीयत खराब होती रहती लगातार, इसलिए इसकी शादी करा दी जाती है, और इसके बाद ये जो है अपने फैमिली के साथ गुंडराई विलेज में रहना शुरू कर देता है, और वहाँ रहते हुए ये संगठन को मजबूत करने का काम करने लगता है, यानी कि अपने हथियार तो रख देता है, लेकिन वहाँ ये अपनी पहचान बदलकर गांव में रहते हुए ये संगठन को मजबूत करने के लगातार काम करता है। और जो भी नक्सली जिन्हें छत की या खाने की आवश्यकता होती थी, वो इन्हें गुंडराई विलेज में प्रदान करते रहता है। और इसके बाद ये पीएलजी बटालियन और इन सभी के साथ जो है ये काम करता है, और अंत में देखिए क्या होता है। अंत में जब ये देखता है कि बस्तर में इतना खून बह गया, हज़ारों जवानों की शहादत हो गई, हज़ारों लोग मारे गए, इसका मन बदल जाता है, और उस उम्र में 67 साल की उम्र में ये वापस कहाँ चले जाता है अपने गृह ग्राम में। वहाँ पुलिस के सामने जाके समर्पण कर देता है, और अब ये अपने गांव में जाकर एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएगा, क्योंकि इसके ऊपर 8 लाख का इनाम था और इसे 8 लाख की राशि मिलेगी, इसे खेत मिलेगा, इसे हो सकता है क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा है तो नौकरी तो ना मिल पाए, लेकिन इसके लिए पेंशन जैसी व्यवस्था भी की जाएगी। तो सोचिए ये कितना मतलब कितना दुखद ये है कि एक ऐसा नक्सली जो लगातार इतने बड़े नक्सल हमलों का मास्टरमाइंड रहता है, हज़ारों बस्तर के आदिवासियों का ब्रेन वॉश करता है, उसे नक्सल संगठन में शामिल करता है, आज वो सुकून से अपनी ज़िंदगी जिएगा, जबकि वो लोग जो इसके बहकावे में आकर बंदूक लेके घूम रहे हैं वो अभी भी बस्तर में फोर्स से अपनी जान बचाते घूम रहे होंगे। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में फोर्स की गोलियों के वो शिकार हो जाएं। तो फिलहाल ये जो बड़ा नक्सली है मुंडा रूबेन, उसकी एक कहानी है, और ये कहानी बताने से ज़रूरी था।
कि जब तेलंगाना या कोई नक्सली सरेंडर करता है तो अक्सर उस बारे में चर्चा कम हो पाती है, लेकिन ये समझना चाहिए कि उस नक्सली का बस्तर में और छत्तीसगढ़ के नक्सल संगठन में कितना बड़ा प्रभाव था। सूर्यांश। सही 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 बोले भैया आप। ये बस्तर के उन नक्सलियों को समझना चाहिए जो जंगल में घूम रहे हैं, तेलंगाना और बड़े कैडर के जो नक्सली हैं उनके बहकावे में आके। अभी जब आप इसकी जेल ब्रेक की कहानी बता रहे थे तो मुझे बिहार का वो दौर भी याद आ गया जब वहाँ पे नक्सलवाद का दौर चल रहा था और अशोक महतो नाम के एक बाहुबली नेता ने भी इसी तरह जेल तोड़कर जो है कि जेल के अंदर से भाग गया था और उस पर एक नेटफ्लिक्स ने सीरीज भी बनाई थी, द खाकी बिहार चैप्टर। इसी तरीके का मतलब पूरा एक फिल्मी नुमा इसने उस जेल ब्रेक कांड में किया था। भैया तेलंगाना का जिक्र हो रहा तो आज सिंगरेनी लेबर फेडरेशन की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि तेलंगाना स्टेट कमेटी ने कहा कि हम युद्ध जारी रखेंगे और सिंगरेनी लेबर फेडरेशन ने शांति वार्ता का समर्थन किया और ये भी कह दिया है कि हाँ, दो गुटों में टकराव की स्थिति है। भैया कितना बड़ा झटका है तेलंगाना स्टेट कमेटी के लिए, ये जरा बताइएगा आप विस्तार से। मैं एक बार पहले सिंगरेनी मैप में लोगों को दिखा देता हूँ ताकि लोग समझ पाएँ कि सिंगरेनी कहाँ पर है और इसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है। देखिए ये सिंगरेनी आपको यहाँ नज़र आएगा, ये जो लाल डॉट आपको नज़र आ रहा है ये सिंगरेनी है और सिंगरेनी जो है ये खम्मम ज़िले में पड़ता है और सिंगरेनी के पास ही आपको ये कोथागुडम नज़र आएगा। कोथागुडम जिसका मैं जिक्र कर रहा था जहाँ पे 8 जवानों मुंडा जो रूबेन है वो जहाँ से गिरफ्तार हुआ, तो ये भद्राचलम से बिल्कुल लगा हुआ ये इलाका है कोथागुडम और ये सिंगरेनी का जगह है जहाँ के नक्सलियों ने फ़िलहाल ये कहा है कि हम भी शांति वार्ता के उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं जो उन्होंने जारी किया है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है ये मैं बता देता हूँ। यह एक सच्चाई है कि पिछले 2 वर्षों से हमारी पार्टी में 2 गुटों के बीच टकराव चल रहा है। क्रांतिकारी पार्टी में 2 गुटों के बीच संघर्ष एक घटनाक्रम है। यह एक सच्चाई है कि केंद्रीय समिति की कई बैठकों में पार्टी द्वारा अपनाई जा रही रणनीति और कार्यनीति पर गहन विचार विमर्श के बावजूद हमारी केंद्रीय समिति और राज्य समितियाँ उनमें बदलाव लाने में विफल रही है। परिणाम स्वरूप वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं गलत प्रथाओं को जारी रखने के कारण हमारी पार्टी को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए ये भी वही बात कह रहे हैं कि जब हमें बदल जाना चाहिए था, जब हमारी पार्टी को एक नई नीति को अपनाना चाहिए था, विकास की नीति पर आगे बढ़ना चाहिए था, तब वो नहीं बढ़ पाए और यही वजह है कि आज हमें इतना नुकसान हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसने जो स्वीकार किया है सिंगरेनी के नक्सल संगठन ने, उसने ये कहा है कि हाँ, हमारी पार्टी के 2 गुटों के बीच टकराव की स्थिति है। ये हुआ इसलिए क्योंकि जब पहली बार वेणुगोपाल राव और सोनू ने शांति वार्ता का प्रस्ताव जारी किया तो उस वक्त तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रवक्ता जगन ने एक लेटर जारी किया और उसने कहा कि ये सोनू की निजी राय है और हम लड़ाई जारी रखेंगे। ऐसे में हमने ये देखा कि लगातार इनके 2 बड़े संगठन, क्योंकि तेलंगाना स्टेट कमेटी जो है वहाँ से सारे बड़े नक्सली आते हैं, ऐसे में ये माना जाता है कि उनका जो इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है वो तेलंगाना में ही बैठा हुआ है। तो उसने साफ तौर पे कहा कि हम तो शांति वार्ता नहीं चाहते, हम लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच क्योंकि अब हमने देखा कि गढ़चिरौली डिवीज़नल कमेटी, उत्तर बस्तर डिवीज़नल कमेटी, माड़ डिवीज़नल कमेटी ने समर्थन दिया है शांति वार्ता का, लेकिन अब तेलंगाना में भी लगता है नक्सलियों की स्टेट कमेटी में फूट पड़ गई है, क्योंकि सिंगरेनी के स्टेट डिवीज़नल कमेटी ने कहा है कि हम तो चाहते हैं कि भाई शांति वार्ता हो जाए। साथ ही उसने ये भी कहा है कि हाँ, हमारे 2 संगठनों के बीच में फ़िलहाल लड़ाई की स्थिति पैदा हो गई है। इसके बाद इसने वही आगे लिखा है जो बाकी नक्सलियों ने लिखा है कि क्योंकि महासचिव बसवराजू ने पहली बार इसका प्रस्ताव जारी किया था शांति वार्ता का, हम भी चाहते हैं कि ये शांति वार्ता आगे बढ़े। इन्होंने आगे लिखा है कि तेलंगाना के लोगों और हमारी पार्टी की कार्यप्रणाली की गहरी समझ लंबे समय से है। तेलंगाना के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं, वे हमेशा प्रगतिशील भावनाओं को समर्थन करते हैं। तेलंगाना के लोगों की चेतना के कारण ही लोकतांत्रिक आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। तो जो हम फैसला ले रहे हैं इसका वो समर्थन करेंगे और अब हम कानूनी तौर पर, क्योंकि देखिए अभी तक ये गैर कानूनी संगठन थे, नक्सलियों का ये कहना है कि जो लड़ाई ये लड़ रहे हैं जिसमें ये कहते हैं कि हम जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये ऐसा इनका दावा है। तो इनका ये कहना है कि लड़ाई हम अब कानूनी तौर पर जारी रखेंगे, यानी हम लोकतंत्र का हिस्सा बनेंगे, हम अपने हथियार नीचे रख देंगे और कानूनी तौर पर हम इस लड़ाई को अब जारी रखेंगे। इसी बात को वेणुगोपाल राव ने भी अपने पर्चों में लिखा था। तो फिलहाल ये सिंगरेनी लेबर फेडरेशन के पर्चे से एक बात तो साफ है। अच्छा, इसमें इन्होंने एक और बात लिखी है आखिरी लाइन में, हमारी बहुमत वाली पार्टी के बदले हुए रुख को ध्यान में रखते हुए हम तेलंगाना राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह शांति स्थापित करने के लिए हमारी पार्टी के साथ शांति वार्ता की पहल करे। हम अनुरोध करते हैं कि इसके लिए एक सकारात्मक माहौल बनाया जाए। यदि सरकार अपनी ओर से एक प्रतिनिधिमंडल की घोषणा करती है तो हम सूचित करते हैं कि हमारी पार्टी शीघ्र ही प्रतिनिधि बनाकर हथियार डाल देगी और शांतिपूर्वक पार्टी के कानून को दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। ये लेटर लिखा है
इस सिंगरेनी डिविजनल कमेटी के सचिव अशोक ने। तो उन्होंने ये साफ तौर पे लिखा है कि अगर तेलंगाना की सरकार आगे आए शांति वार्ता के लिए तो हम अपने हथियार रख देंगे, वो अपनी कमेटी भेजें, हम अपनी कमेटी भेजेंगे और ये बातचीत जो है आगे बढ़ेगी। सूर्यांश। कुल मिलाकर भैया जो नक्सल संगठन है उसका अधिकतर जो गुट है, अधिकतर जो क्षेत्रीय कमेटियां हैं वो सीज फायर का समर्थन कर रही हैं और ऐसा मानती हैं कि अभी की जो स्थिति है वो फोर्स का सामना करने में सक्षम नहीं है और अगर वो ऐसा करती हैं तो उनका पूरी तरीके से अस्तित्व मिट जाएगा। हालांकि एक दो कमेटियां अभी हैं जिन्होंने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है और मात्र तेलंगाना स्टेट कमेटी है जो ये कहती है कि हम युद्ध जारी रखते हैं। तो फिलहाल भैया बहुत अच्छी चर्चा की आपने और जो तमाम सवाल थे उसके आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिए। चर्चा आज हुई शांति वार्ता पर, चर्चा हुई रूबेन के आत्मसमर्पण पर। सूर्यांश, अभी आपने एक बात कही कि अब ये नज़र पड़नी चाहिए कि मतलब बाकी जो एरिया कमेटीज है इनकी या डिविजनल कमेटी है वो क्या करती है। सबकी नज़र होगी साउथ बस्तर डिविजनल कमेटी में। साउथ बस्तर यानी कि सुकमा और बीजापुर इलाके में सक्रिय नक्सलियों की डिविजनल कमेटी, जहां नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 तैनात है, यानी कि नक्सलियों का सबसे ताकतवर आर्म्ड फोर्स। और इसी इलाके में ऐसा माना जाता है कि हिड़मा और देवा जैसे नक्सली भी हैं। भले ही तेलंगाना स्टेट कमेटी के नक्सली कितने भी पर्चे जारी करें, लेकिन उनके पास लड़ने की क्षमता नहीं है। उनकी जो लड़ने की क्षमता है, उनका जो आर्म्ड कैडर है या जिनके दम पे वो लड़ाई जारी करने की बात करते हैं, वो उनका आर्म्ड कैडर जो है वो फिलहाल सुकमा और बीजापुर में मौजूद है, जिसे हम नक्सलियों का साउथ बस्तर डिविजनल कमेटी कहते हैं। ऐसे में सभी की नज़र, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सरकार हो, चाहे पत्रकार हो, सबकी नज़र जो है वो फिलहाल नक्सलियों की साउथ बस्तर डिविजनल कमेटी पे है कि आखिर इनका रुख क्या होता है। अगर माड़ के लोग चाहते हैं, अगर उत्तर बस्तर यानी कांकेर के लोग चाहते हैं, गढ़चिरौली के लोग चाहते हैं नक्सली कि समर्पण हो जाए, शांति वार्ता हो जाए, लेकिन जब तक साउथ बस्तर के नक्सली इस बात को नहीं स्वीकारेंगे तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि लड़ाई जारी रखने की क्षमता जो है उन्हीं के पास है। जी संजय भैया, मतलब कुल मिलाकर शांति वार्ता होगी या नहीं होगी ये हिड़मा और देवा के पालिम गेद है वो डिसाइड करेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। देखिए वैचारिक तौर पे तो नहीं, लेकिन मैंने जो कहा कि लड़ने की क्षमता, हथियार की बात की जाए तो सारे बड़े हथियार उन्हीं के पास हैं और लड़ने की क्षमता जो है लगभग 150 से 200 ऐसे नक्सली कैडर हैं उनके पास बटालियन में, जो लड़ने में माहिर हैं और जिन्होंने बहुत बड़े हमलों को अंजाम दिया है। अभी भी ऐसा माना जाता है कि कर्रे गुट्टा जहाँ 21 लंबा ऑपरेशन चला उसी इलाके में आज वो लोग मौजूद हैं। उन्होंने एक बार फिर से उस पहाड़ी के आसपास अपना ठिकाना बनाया है। तो ऐसे में सभी की नज़र उन नक्सलियों पे है जो फिलहाल साउथ बस्तर में मौजूद हैं। तो इस पे नज़र रखनी चाहिए। सूर्यांश, देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने और मुझे अभी लगता है कि और पत्र भी आएंगे। ये सिलसिला शुरू हुआ और जैसे ही साउथ कमेटी, इनका जो उत्तर बस्तर कमेटी जैसे ही अपना रुख कुछ लेगा तो उसके बाद पिक्चर बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, विस्तार से इस पूरे पत्राचार जो नक्सलियों का चल रहा है उसे समझाने के लिए और छत्तीसगढ़ में काम करने वाले नक्सली आखिर क्यों तेलंगाना में समर्पण कर रहे हैं इसे समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।